कि जियो टैगिंग की गई जानवर है ना, टैग जो लगाते थे, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमने देखा कि लोगों ने फिर भी गाय वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया, तो उसका क्या रीजन था? हो जा रहा है। और पर उसके बाद ये है कि जो लोग छोड़ रहे हैं इसमें ऐसा है कि जो पनिशमेंट का जो शुरू में रखा था कि पशु जो आवारा छोड़ेंगे, जानवर किसी ने खरीदना हो सब्सिडी वगैरह भी है किसी? देखिए सब्सिडी की स्कीमें वैसे अलग अलग स्कीमें आती हैं टाइम टू टाइम, पर इसमें तो विभाग के पास ऐसी सब्सिडाइज कि उन लोगों को बड़े प्यारे होती है अपने, जैसे मान लीजिए गाय है, कुत्ता है, कोई चीज़, या जैसे बिल्ली अपना पाला हुआ है, तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद कैसा मतलब रहता है? एक घर में एक गाय थी या एक भैंस थी और वो उसके सहारे ही वो अपनी आजीविका कमा रहे थे, मतलब उनको एक रेगुलर इनकम आ रही थी उसका दूध बेच के, और अटैचमेंट जो थी वो उनकी अलग से। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसके 5, 7, 10 दिन तक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, रोज फीडबैक ले रहे हैं, फिर एंड में जब पशु जो खत्म हो जाता है, किसान या फिर जो लोग लाभार्थी हैं वो फायदा उठा सकते हैं या सब्सिडीज की कोई ऐसा कुछ है? जैसे मान लो कि जंगली जानवर किसी ने खेतों में उजाड़ कर दिया, तो उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कि जो नुकसान हो उसको मिल सकता है, फंड वगैरह, पैसे वगैरह कुछ ऐसा? सभी को यही कहना चाहेंगे कि जो भी अगर ऐसे पशु को किसी को घायल देखता है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो वो नज़दीकी जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कांटेक्ट करें। उसके बाद एक और, जैसे आपका टोल फ्री नंबर है, तो टोल फ्री नंबर से उससे क्या लोग फ़ायदा उठा सकते हैं या कब करना चाहिए कॉल? हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में जो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा गुलेरी मैम हैं, जिनसे हम जानेंगे वेटनरी के बारे में, पशुओं के बारे में, पशुओं की क्या क्या सब्सिडीज़ हैं, वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है ना, कुछ एक, या फिर पशुओं में क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम सबसे पहले एक चीज़ बात करते हैं कि आप कैसे इस डिपार्टमेंट में आए, आप शुरुआत कैसे हुई? सर देखिए ऐसा है कि जैसे जब मैंने +2 की, 89 में मैंने +2 की, और +2 के बाद जैसे मेडिकल साइंस से स्ट्रीम से जब मैंने की, तो उसके बाद मेरा भी वही टारगेट था कि मेडिकल प्रोफेशन में जाना। तो PMT का एग्ज़ाम होता था उस टाइम, स्टेट में एक ही मेडिकल कॉलेज होता था IGMC शिमला, तो उसका एग्ज़ाम हमने भी दिया PMT का। फिर PMT में जब हमारी नहीं हुई, कंपटीशन में नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैंने वेटनरी की तरफ मैंने सोचा कि उसमें हम एडमिशन ले लेते हैं। उसमें तो उस टाइम हमारे टाइम में मेरिट बेस पे ही होता था, तो मेरिट बेस पे मुझे वेटनरी कॉलेज में पालमपुर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, उसमें मेरे को एडमिशन मिल गई। तो 89 में मैंने वहाँ पे एडमिशन ले ली। तो इस तरह से शुरुआत हो गई इस प्रोफेशन में। हालांकि ज़्यादा नॉलेज उसमें इस फील्ड का था नहीं, क्योंकि अवेयरनेस आज के टाइम की तरह उसमें तो थी नहीं। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विभाग की कुछ ऐसी ज़्यादा चर्चा तो थी नहीं, पर एडमिशन हो गई और उसके बाद फिर इस स्ट्रीम में एंट्री हो गई। तो उस समय के बाद जब महिलाएं, मतलब उतनी डॉक्टर इसमें होती नहीं थी, तो कितने की और लड़कियां थी साथ में? हाँ जी, ऐसा है कि हमारा पालमपुर डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज में हमारा 4th बैच था। तो हमारे से पहले 3 बैच थे जो चले हुए थे, और उनमें जैसे टोटल 6-7 जो लेडी बैच जो थी वो उस टाइम थी। हमारे बैच में काफ़ी सारी एंट्रीज हुई, क्योंकि उस टाइम हमारा बैच भी शॉर्ट होता था, 25 स्टूडेंट्स का बैच होता था, और उसमें से हमारे बैच में अकेले 10 लड़कियां इकट्ठी आ गई थी। तो एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उससे पहले तो 1 या 2 थी पर बैच में। तो हमारे बैच में काफ़ी सारी लड़कियां इकट्ठी आ गई, तो हमें उसमें मतलब थोड़ा सा वो बूस्ट सा मिल गया कि नहीं, लड़कियां हैं इस फील्ड में भी। और उसके बाद फिर जॉब में जब आए तब भी वही हुआ कि मेरे से पहले जैसे 4-5 जो लड़कियां थी वो इस प्रोफेशन में, इस डिपार्टमेंट में थी। मैम एक चीज़ आती है कि जैसे आप डिपार्टमेंट में काम करें, तो आपको लगा नहीं कि झिझक थोड़ी सी होती है कि जानवरों के साथ ऐसे? शुरुआत में तो थी काफ़ी, मतलब ऐसे लगता था कि, क्योंकि ऐसे था कि बैकग्राउंड तो थी हमारी, रूरल बैकग्राउंड में ही हम पढ़े हैं, पले पोसे हैं, लेकिन ये था कि फिर भी एनिमल को हैंडल करना, उनको कैसे पकड़ना है, वो बड़ा एक मतलब चैलेंज होता था। पर ऐसा हुआ कि जब फिर वो हमने डिग्री में एंटर हो गए, एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर डे टू डे हमारी जो प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग्स होती थी, तो उसमें फिर मज़ा आता था काम करने में।
उसी उसी तरह जब फील्ड जॉब में आ गए, क्योंकि 94 में मैं पास आउट हुई और 94 में ही, हालांकि मैंने एडमिशन ली थी पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन 94 में ही पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट जो थी वो निकल गई और फिर उसमें अप्लाई कर दिया। एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद 95 में मेरी पोस्टिंग भी हो गई। पोस्टिंग कहाँ हुई? तो सबसे पहले जो मेरी प्रथम पोस्टिंग थी वो हुई थी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, नालागढ़ तहसील में एक छोटा सा गाँव है जोगों करके, नालागढ़ के पास, वहाँ पे मेरी हुई थी पोस्टिंग। तो मैम जैसे आप डॉक्टर थे तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ नहीं होता, मान लीजिए है, वेटनरी का स्टाफ नहीं है ना, असिस्टेंट नहीं है, तो अकेले भी संभालना पड़ता है ना, या फिर कई बार लोग वैसे नहीं है ना, या लैंग्वेज का कई बार आ जाता है, तो वहाँ कितनी दिक्कत आई आपको? वो चैलेंज तो मुझे स्टार्टिंग से ही फेस करना पड़ गया था, क्योंकि जैसे मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो क्योंकि बिल्कुल रूरल एरिया था और वहाँ पे मेरे पास फार्मासिस्ट जो था वो डिप्यूटेड थे। फार्मासिस्ट की वैसे 2 पोस्ट होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो मेरे पास एक ही पोस्ट थी, वो भी डिप्यूटेड थे, तो वो कहीं और भी उनकी ड्यूटी होती थी। और जो मेरे पास क्लास 4 थे वो उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तब 2 क्लास 4 थे, एक लेडी थी और एक जेंट्स था। लेडी जो थी कंपैशनेट ग्राउंड पे थी और वो जेंट्स जो थे बेचारे, उनकी भी उसी में, जिस मंथ में मैंने ज्वाइन किया था उसी मंथ में उनकी रिटायरमेंट थी। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, चैलेंज स्टार्ट हो गया शुरू से कि जो फार्मासिस्ट थे वो भी डिप्यूटेड थे और क्लास 4 मेरे पास लेडी थी। और वो एरिया ऐसा था कि वहाँ कैटल पॉपुलेशन बहुत मतलब अच्छा एनिमल पॉपुलेशन है वहाँ पे और वर्कलोड भी काफ़ी था। तो स्टार्टिंग से ही फिर वो मतलब वो काम करने का वो प्रेशर सा बन गया। तो फिर जैसे जैसे सिचुएशन आती गई वैसे वैसे करते चले। मैम इसमें साथ में अपने मतलब पढ़ाई का कितना योगदान, एक तो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, साथ में पढ़ाई का कितना योगदान है उसमें? देखिए पढ़ाई का तो योगदान बेसिक होता ही है, क्योंकि हमें बेसिक सब पहले चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकली सारी पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो 5 साल की हमारी पूरा कोर्स है BBSc एंड AH की जो हमारी डिग्री है उसमें सारा A to Z पूरा एनिमल्स का वो किया जाता है। लेकिन हमारे साथ ही वेटनेरियंस के साथ ये होता है कि हमें बहुत सारी स्पीसीज़ का इकट्ठा थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है, जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा कुत्ते पोल्ट्री बर्ड्स ऊँट सब कुछ, मतलब सब कुछ का हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि जब हम प्रैक्टिकली काम करने लगते हैं तब चैलेंजेस अलग तरह के आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें नहीं हम कर पाते। और जब हम क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान तब भी हमारे पास इतने सारे केसेस हम नहीं डील कर सकते। और फील्ड में तो जब जाते हैं तो हर दिन डिफरेंट चैलेंज होते हैं कि अलग तरह के केसेस, कुछ भी आ सकता है आपके पास, चूहे से लेके ऊँट तक जो भी एनिमल आपके पास आए। और हमने भी वो वैसे जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे उनको चैलेंज को करते गए। मैम कई बार होता है कि कई लोगों को बड़े प्यारे होते हैं अपने, जैसे मान लीजिए गाय है कुत्ता है कोई चीज़, या जैसे बिल्ली अपना पाला हुआ है, तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद कैसा मतलब रहता है? हाँ वो एक्सपीरियंस बहुत मतलब इमोशनली वो हमें भी वो कहीं कहीं हिला देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए रूरल एरिया में हम काम करते हैं और मतलब ऐसे ऐसे केस देखे हमने जो एक घर में एक गाय थी या एक भैंस थी और वो उसके सारे ही वो अपनी आजीविका कमा रहे थे, मतलब उनको एक रेगुलर इनकम आ रही थी उसका दूध बेच के, और अटैचमेंट जो थी वो उनकी अलग से। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसके 5, 7, 10 दिन तक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं देख रहे हैं रोज़ फीडबैक ले रहे हैं, फिर एंड में जब पशु जो खत्म हो जाता है, मतलब कई बार तो हमने ये देखा कि लोगों के घर में 1-2 दिन तक चूल्हा नहीं जला, मतलब लोग मतलब इतने वो इमोशनली वो होते हैं कि वो उनके बच्चे ही होते हैं वो एक किस्म से, तब उनको देख के बहुत दुख होता था। मतलब एक तो उनका लाइवलीहुड जो साधन है वो चला जाता है, दूसरा वो मतलब ऐसे लगता है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि उन लोगों को मतलब उनके सामने ये समस्या होती थी कि अब दूध की जो इनकम आ रही थी वो तो आ नहीं रही है, अब हम गुजारा कैसे करेंगे। उनके सामने एक चैलेंज तो ये, एक तो दुख ये होता है कि उनका अपना पशु चला जाता है, दूसरा फिर उनको नया परचेज करने के लिए उनके पास एक नया वो होता है, पैसे नहीं होते। तो मतलब कई बार तो हमने ऐसी सिचुएशन देखी है कि मतलब बहुत ही मतलब तब लगता है कि जानवर जो है मतलब सिर्फ एक जानवर नहीं है, मतलब उन लोगों के तो परिवार का एक हिस्सा था जो चला गया। तो इमोशनली वो अंदर तक हमें भी काफ़ी हर्ट करता है। मैम एक और चीज़ आती है कि जैसे घरों में कुछ लोगों ने पाले हुए हैं ना, तो वैक्सीनेशन जैसे कौन कौन सी वैक्सीनेशन को लगवानी चाहिए, है ना, जैसे मान ली गाय है कुत्ता है बिल्ली है, तो उसको वैक्सीनेशन कितना रेगुलर लगानी चाहिए?
देखिए ऐसा है कि जैसे हम बड़े पशुओं की बात करूं, गाय भैंसों की बात करूं, तो उनके लिए कुछ एक बीमारियां जो रेगुलर उनको हो जाती हैं और उसकी वैक्सीनेशन उनको, क्योंकि उन कुछ एक वायरल डिजीजेस होती हैं, कुछ एक बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, तो कुछ ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक बार हो जाती हैं तो फिर उनका इलाज उतना नहीं हो पाता है। तो सबसे प्रमुख बीमारी तो पशुओं में हुआ करती थी, खास करके भैंसों को ज़्यादा अफेक्ट करती थी, वो गलघोटू रोग, HSNVQ बोलते थे इसको, और मतलब कम्बाइंड गलघोटू और ब्लैक वाटर, एक लंगड़ा बुखार जिसको बोलते थे, वो होती बुखार। तो उस बीमारी की वजह से ये जो भैंसों में खास करके जब होती थी, और हमारे ये जो है लोअर एरिया है, ऊना के साथ लगता है, डैम के साथ ही वाला एरिया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं तो उसी तरह, जैसे मेरी स्टार्टिंग में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे उस नालागढ़ वाले एरिया बेल्ट में वो भैंसें बहुत होती थी। और ये आउटब्रेक जब होती थी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब HSBQ की आउटब्रेक होती थी, तो मतलब पूरे के पूरे पशु जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब इसमें मॉर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक बार पशु को बीमारी हुई तो कोई पशु होगा जिसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट हो गई तो रिकवर हो गया, अदरवाइज क्योंकि वो एकदम से उसका गला जो है सूज जाता था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना और पशु का सांस रुका, पशु मर गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता था। तो उसकी जो है वैक्सीनेशन वो साल में एक बार होती है, बरसात से पहले हर साल एक बार वो वैक्सीनेशन की जाती है। ऊपर के एरिया में, हालांकि यहाँ जो ऊपर एरिया हमारा, यहाँ पे कम होता है वो इंसिडेंस। और इसके साथ एक और जो मेन मुख्य बीमारी पशुओं की, गाय भैंसों की है, वो भेड़ बकरियों में भी, वो है मुंह खुर रोग, FMD जिसको बोलते हैं, मुंह एंड खुर रोग ना। तो उसमें क्या होता था कि पशुओं के मुंह में छाले बन जाते हैं, वायरल डिजीज है ये, और पशुओं के जो खुर होते हैं उसमें भी छाले बन जाते हैं। हालांकि इस बीमारी में ऐसे होता है कि पशु तो बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं, और होती भी है जैसे हवा से आदमी जा रहा है, उसके कांटेक्ट से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तब भी। तो मेन चक्कर वही होता है कि जब एक पशु अफेक्ट हुआ तो पूरे का पूरे गांव में कोई बीमारी आ गई। अच्छा, उसमें सारे मतलब पशु अफेक्ट हो जाएंगे। इसमें होता ये है कि जो पशु है मरते बहुत कम है इस बीमारी से, लेकिन क्या होता है कि जब मुंह में छाले बन गए तो पशु खा पी नहीं सकता है, खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी प्रोडक्शन तो लॉस होगी होगी। और जो खासकर इसमें छोटे बच्चे होते थे, छोटे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, वो मर जाते थे। तो इस बीमारी की वजह से ऐसा होता था कि लोगों को पता नहीं लगता था, लेकिन लोगों का लॉस बहुत होता था, क्योंकि पशु मरते तो नहीं थे लेकिन वो लाइफ लॉन्ग वो इफेक्ट रहता था कि एक पशु को अगर ये मुंह खुर रोग हो गया तो फिर वो उम्र भर के लिए पशु वो उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाता था। तो इस बीमारी का टीका जो है वो साल में 2 बार लगता है, 6 महीने के इंटरवल पे ये वैक्सीनेशन होती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि पहले तो ऐसा होता था कि वैक्सीनेशन हमारे पास इतने लार्ज स्केल पे नहीं आती थी, लेकिन वर्ष 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो उसमें फिर ये मुंह खुर रोग जो है इसका कंट्रोल और इरेडिकेशन का प्रोग्राम चलाया है। तो उस बीमारी में अब जो वैक्सीनेशन है हमें अब सेंटर से आ रही है, तो इसमें ये टारगेट है कि 2025 तक, मतलब इस साल तक वो कंट्रोल की जाएगी, और 2030 तक ये इरेडिकेशन प्रोग्राम चला हुआ है। तो इसमें ख़त्म करनी है जड़ से बीमारी, क्योंकि ये बीमारी जो मतलब पशुपालकों का जो नुकसान करती थी उससे मुक्ति के लिए मतलब बीमारी ख़त्म करनी है। तो इसके लिए रेगुलर वैक्सीन हमारे पास आ रही है अब, और ये साल में 2 बार लग रही है रेगुलरली। तो गाय भैंसों में भी लग रही है और हमारी जो भेड़ बकरी हैं उनमें भी चल रही है, और हर रेगुलर इंटरवल पे आ रही है वैक्सीन, और ये लग रही है। एक और था, जैसे कई बार आता है कि कुत्ते या बंदर, उनको भी लगती है वैक्सीन अगर किसी ने पाले हों? कुत्तों को तो वैक्सीन ऐसा है कि जो कुछ एक वैक्सीन है वो रूटीन में लगती हैं। सबसे प्रमुख तो वो आपको पता ही होगा कि जो रेबीज की बीमारी है। अब रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जो ना केवल पशुओं में, कुत्तों में, बल्कि बाकी पशुओं के लिए भी और इवन ह्यूमन के लिए भी खतरनाक, क्योंकि जेनेटिक है ये बीमारी, मतलब एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। तो इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है, चाहे एनिमल्स की बात हुई चाहे ह्यूमन की बात हुई। तो ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी का तो यही होता है कि हम सभी पशुपालक जितने भी हैं जिन्होंने डॉग्स रखे हैं उनको तो हम यही बोलते हैं कि अपने पशुओं का वैक्सीनेशन कराओ, साल में 1 बार वैक्सीन लगती है ये। तो अमूमन सभी जो पशुपालक जिन्होंने रखे होते हैं डॉग्स वो करवाते हैं, वैक्सीनेशन को करवा लेते हैं। हमारे पास जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू रहता है। उसमें विभाग का ये होता है
है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होता है विभाग के पास चला हुआ, तो उसके बजट आता है उसमें वैक्सीनेशन का भी और कुत्तों के स्टरलाइजेशन का भी। पर उसमें थोड़ा सा इशू हमारे पास ये रहता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ने का थोड़ा सा हमारे पास, क्योंकि साधन नहीं होते हैं, डॉग कैचर्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास विभाग के पास है नहीं। और उसमें फिर हम स्थानीय जो पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, उनको साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डॉग्स को अगर पकड़वा लें तो हम उनका वैक्सीनेशन भी कर देंगे और उनका स्टरलाइजेशन भी करवा देंगे, ताकि उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहे। पर उसमें स्टरलाइजेशन में भी हमें थोड़ा सा इशू ये रहता है कि जैसे डॉग्स हैं उसको स्टरलाइजेशन पकड़ने के बाद उनको मिनिमम 5 दिन तक रखना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे जहाँ से हमें सहयोग मिलता है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है स्टरलाइजेशन का और वैक्सीनेशन का हो सके। मैम जैसे अभी पीछे कोरोना हुआ तो कहते हैं कि जानवर से आदमी में आया है? तो वैसे किस किस सेफ्टी करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई बीमारी वो फैले ना? कोरोना का तो जैसे कोरोना का केस हुआ वैसे ही 2022 में आपने सुना होगा कि लंपी जो रोग था वो पशुओं में उसकी आउटब्रेक हुई थी, और ये इतने लार्ज स्केल पे पहली बार पूरी इंडिया में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। सबसे पहले मेरे को लगता है कि मई 2022 में ये रिपोर्ट हुआ था राजस्थान में और हमारे देश के लगभग 15 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। और 1 लाख से ऊपर गायों में हुआ ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस थी, तो 1 लाख से ज़्यादा गाय बैल जो थे वो इस बीमारी से मर गए थे अलग अलग स्टेट्स में। और हमारे जो हिमाचल है, हिमाचल में पहला केस रिपोर्ट हुआ था जुलाई में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगस्त में हमारे पास पहला केस आया था। इंदौरा तहसील में राजा खासी गांव है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला केस रिपोर्ट हुआ था। पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ने बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अर्ली एक्शन डिपार्टमेंट का, और थोड़ी सी प्लान से ये काम इतना मतलब क्विक हुआ कि क्योंकि वैक्सीनेशन भी इसकी नहीं थी, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये एक पॉक्स वायरस जो उसकी फैमिली की आउटब्रेक वायरस की वजह से हुई, और उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें फिर जो गोट पॉक्स वैक्सीन थी उसका फिर ट्रायल हुआ, और गोट वैक्सीन की परमिशन मिली पूरे इंडिया में कि ये वैक्सीन लगा सकते हैं। फिर गोट वैक्सीनेशन का कार्य, फिर हमने रिंग ब्लॉक वैक्सीनेशन स्टार्ट की। तो पूरे जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पे भी लगभग हमारे 38,000 के करीब गाय बैल जो थे वो अफेक्ट हुए थे इस बीमारी से। लेकिन प्रॉपर उसमें डिपार्टमेंट के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, कैंप्स लगाए हमने, नुक्कड़ सभाएं की, उस टाइम एनिमल्स की मूवमेंट बंद कर दी, सेल परचेज बंद कर दी। और क्योंकि इस बीमारी का भी ऐसा ही था, कांटेक्ट से फैलती है, और दूसरा ये कि ये जो हमारे वो मक्खी मच्छर होते हैं उनसे वेक्टर बोर्न डिजीज थी, ये तो उनसे फैलती थी। और टाइम ऐसा था, बरसात का टाइम था, तो बीमारी फैलने का और ज़्यादा डर था। तो उस टाइम हमें बड़े बिल्कुल मतलब हमारे ये समझिए कि मतलब वो जैसे कंटेनमेंट जोन कोरोना में बने थे, तो वैसे ही कंटेनमेंट जोन हमें अपने गाँव में बनाने पड़े। लोगों जहाँ जहाँ बीमारी हुई थी वहाँ लोगों को नुक्कड़ सभाओं से समझाया गया कि वहाँ पे नहीं जाना है, ज़्यादा लोगों ने वहाँ एंट्री नहीं करनी है। जो पशु मालिक उन एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है उनको बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग रखो, उनको लास्ट में ट्रीट करो, लास्ट में उनको खाने वगैरह को दो, और जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल अलग रखो। आप उनसे जब कांटेक्ट में आ रहे हो उसके बाद अपने आप को अच्छी तरह से कपड़े वगैरह चेंज करके फिर दूसरे पशुओं को हैंडल करो। मतलब बिल्कुल वो कोरोना वाली सिचुएशन थी। मतलब ये था कि एकदम से वो एनिमल्स पे आ गई थी, और बिल्कुल अगर मतलब उस टाइम मेरे को लगता कि अगर वो थोड़ा सा चूक जाते अगर वो प्रिवेंशन में, तो वो ये मतलब ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। साथ में फिर जितने जो अफेक्टेड एनिमल थे उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, क्योंकि एकदम से हाई टेम्परेचर हो जा रहा था पशुओं को, उनके चमड़ी में स्किन में नोड्यूल्स बन रहे थे, घंटे घंटे बन जा रही थी, पशु एकदम से खाना पीना छोड़ दे रहे थे। तो अफेक्टेड पशुओं की ट्रीटमेंट के साथ साथ जो हेल्दी जोन था उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू कर रहे थे। मतलब देखिए मतलब 38,000 पशुओं में से 2900 कुछ पशु हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ख़त्म हुए थे
तो लगभग 35,000 पशु जो थे वो हमने रिकवर कर लिए थे उस बीमारी से। तो ये बेस्ट पॉइंट ये था कि हमने अगस्त में पहला केस रिपोर्ट हुआ था और अक्टूबर तक हमारे सारे केसेस जो थे वो रिकवर हो गए थे। जो खत्म होने थे उस पीरियड में वो 2900 कुछ एनिमल हमारे खत्म हो गए थे। तो वो सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल एपिडेमिक वैसी थी जैसी कोरोना के टाइम ही थी। तो अब उसके बाद फिर हर साल ये एनुअल वैक्सीनेशन, ये भी लंपी स्किन डिजीज जो है इसके एनुअल वैक्सीनेशन गोवंशीय जितने पशु है ना उनमें हो रही है। मैं एक और चीज आती है कि मान लो मैंने कोई भी अपना जानवर रखा हो, मेरे को पता कैसे लगे कि वो बीमार है, इसको कुछ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बोल सकता नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे फील्ड में, क्योंकि हमारा पेशेंट बोल नहीं सकता है, उसने तो बताना नहीं है। तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, एक तो पशु की हालत देख के, सिम्टम्स देख के जज करना, दूसरा जो ऑनर हिस्ट्री देता है अच्छा उसकी हिस्ट्री पे। तो दोनों चीजें फिर को रिलेट करके फिर हमें डायग्नोसिस पे आना पड़ता है कि हो क्या सकता है। लेकिन उसमें वही बात होती है कि कई बार ओनर की तरफ से भी हिस्ट्री थोड़ी मतलब इरेटिक सी आती है, बिल्कुल सही हिस्ट्री नहीं आती। पर चैलेंजेस होते हैं एक दो दिन जब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, खाना नहीं खाते या बोलते नहीं बाद में, मतलब कई बार होता है ना कि जानवर खाना नहीं खाता है ना, ऐसे इंडिकेटर होते हैं कुछ ऐसे। नहीं, खाना नहीं खाने के तो बहुत ये तो एक सिम्टम है ना। बहुत सारी बीमारियों में पशु खाना छोड़ देता है। अब वो देखना पड़ता है कि प्राइमरीली वो मतलब शुरू में तो हमने देख लिया कि खाना छोड़ दिया, लेकिन खाना किस वजह से छोड़ा, हमें तो उस रूट कॉज में जाना पड़ता है कि छोड़ा किस वजह से। क्योंकि खाना नहीं छोड़ा तब तो ठीक है, कुछ भी भूख लगने वाली दवाई दे के हो गया, लेकिन जब तक उसका रूट कॉज खत्म नहीं हुआ, अंदर तक बीमारी की जड़ खत्म नहीं हुई कि बीमारी का वजह क्या है। तो देखो, खाना ऐसा होता है कि खाना तो पशु, अगर पशु के पेट में तकलीफ है तब भी छोड़ देगा, पशु को कहीं मतलब उसकी इंजरी हुई है तब भी पशु बहुत ज़्यादा दर्द में भी खाना नहीं खा पाता है। तो वजह तो काफ़ी है, पर वही बात है कि वो मॉनिटर करके उसको, एनिमल को रोज देख के उसका फिर पता लगाया जाता है कि क्या है। फिर ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करके फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी देखने पड़ते हैं। उसमें भी हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अब जो डायग्नोस्टिक हमारे पास, अब तो खैर थोड़े बहुत फैसिलिटीज़ होने शुरू हो गई हमारे हॉस्पिटल्स में। पहले तो ऐसा होता था कि फील्ड में हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा हमारे पास कुछ साधन नहीं होते थे, तो डायग्नोसिस में मुश्किल होती थी। और ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर केसेस हमें डोर टू डोर देखने पड़ते हैं, फील्ड में जाके देखने पड़ते हैं। वहाँ तो हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं में काम करना पड़ता है, वहाँ तो इतने ज़्यादा होता नहीं हमारे पास रिसोर्सेज। तो धीरे धीरे करके फिर वो पहुँच पाते हैं, हम डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं। फिर जब प्रॉपर डायग्नोसिस हो गई तो फिर ट्रीटमेंट ठीक ढंग से शुरू हो जाए। मैम, एक सफ़र रहा आपका कि आपने फील्ड में काम किया, अभी आप डिप्टी डायरेक्टर हैं जैसे, तो उस बीच क्या क्या चैलेंजेस आए, मतलब क्या क्या? चैलेंजेस तो डिफरेंट टाइप के, क्योंकि देखिए शुरू की जॉब तो, अब फील्ड में जॉब की पहले तो एज वेल वेटनरी ऑफिसर, पशु चिकित्सा अधिकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो शुरू में जब वहाँ पे काम किया तो वहाँ तो एनिमल ट्रीटमेंट का ही मेन वर्क होता है, तो उसी तरह का वर्क, साथ में लोगों की पब्लिक डीलिंग्स, लोगों के साथ लोगों की कंप्लेंट्स को सुनना। लोगों की क्या क्या उम्मीदें होती हैं? लोगों की उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोग तो नेचुरली अब उन्होंने एनिमल रखे हुए हैं, अच्छे एनिमल रखे हैं, तो लोग तो चाहते हैं कि उनको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट मिले। एनिमल्स के लिए पूरी मेडिसिन का पूरा उनको हॉस्पिटल से मिल जाए, साथ में और भी अगर सब्सिडाइज रेट्स पे फीड है, मिनरल मिक्सचर्स हैं, वो मिल जाएं। तो डिपेंड करता है। एक्चुअली हमारा तो ये होता है कि हम तो ये सोचते थे कि चलो लोगों की उम्मीदों पे हम खतरा उतर सकें, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को तो ये है कि लोग जैसे ही कोई बीमार पशु हमें रिपोर्ट करता था, ऑफ टाइम में भी हमारे पास जब भी किसी ने अप्रोच किया है तो हमने उसको कोशिश की कि उसको प्राइमरली मतलब उसको ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करें। वेटनरी ऑफिसर के बाद जब सीनियर वेटनरी ऑफिसर की प्रमोशन हुई, प्लेसमेंट ही होती है वो हमारे डिपार्टमेंट इसमें, तो जब वो सीनियर वेटनरी ऑफिसर के पोस्ट पे हुए तो सब डिविजनल लेवल पे हमारी पोस्टिंग हो जाती है। तो बाकी टेक्निकल काम तो वैसा ही रहता है, उसमें साथ में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी थोड़ा सा पॉइंट जुड़ जाता है कि
हमें सब डिवीज़न के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो भी हमारे अंडर आ जाते हैं। उनकी मॉनिटरिंग और उनकी लुक आफ्टर भी पूरा सारा हमें सब डिवीज़न के जो ऑफिसर है उसको देखना पड़ता है। सब डिवीज़न लेवल के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स, ये सारा कुछ फिर उसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट प्रमोशन में, तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर फिर हमारा वो टेक्निकल वर्क तो छूट जाता है, पर तब फिर हमारा ऑफिशियल वर्क स्टार्ट हो जाता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। लोगों की जो भी फील्ड के स्टाफ हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज हैं, वो सारे टैकल करने हैं। उनकी जो 2 पोस्ट होती हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, एक प्रोजेक्ट की और एक एक्सटेंशन की। तो प्रोजेक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स का देखते हैं, सारी स्कीम्स का देखते हैं, और जो एक्सटेंशन के होते हैं वो सारा ड्राइंग डिस्पर्सिंग उनका होता है, फाइनेंशियल वो देखते हैं। तो दोनों तरह के काम जो है वो उस लेवल पे सीख लेते हैं। फिर उसके बाद ये डिप्टी डायरेक्टर वाली पोस्ट आती है डिस्ट्रिक्ट हेड की, जिसमें फिर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की जो सारी मॉनिटरिंग है, सारी एक्टिविटीज़ जो आपने देखनी है। मैम एक और बात करूँ तो अभी सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, इनसे किसान या फिर जो लोग लाभार्थी हैं वो फायदा उठा सकते हैं, या सब्सिडीज की कोई ऐसा कुछ है? देखिए स्कीम तो हमारे पास काफ़ी सारी हैं, जैसे कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। अब जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें मैंने ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताया। अब ये नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम था, अब इसका नाम लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल कर दिया है। अब इसमें ये हमारी एक तो ये मुंह खुर रोग की वैक्सीनेशन का रही है। इसी तरह भेड़ बकरियों में एक बीमारी होती थी PPR रोग, तो उसमें जो भेड़ बकरियाँ होती थी इनकी बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती थी। जब ये शेपर्ड्स खास करके माइग्रेटरी हमारे फ्लॉक हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, पूरे का पूरा फ्लॉक ख़त्म हो जाता था। तो ये भी कंट्रोल प्रोग्राम में आ गए अभी नेशनल लेवल प्रोग्राम में। तो इसमें भी रेगुलर साल की वैक्सीनेशन हो रही है। 100% शीप गोट जो है उनको वैक्सीनेशन हो रही है साल में एक बार, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैक्सीनेशन सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बस वही है कि लोगों का सहयोग हमें मतलब पूरा मिल जाए तो हम 100% वैक्सीनेशन। कहाँ पे होती है, या हॉस्पिटल में होती है या डॉक्टर? नहीं, डोर टू डोर ही वैक्सीनेशन सारी डोर टू डोर है, डोर टू डोर है। इसमें कहीं थोड़ा बहुत आता है, हमारा इशू आते हैं हमें, जैसे ये हमारी जो गुज्जर कम्युनिटी है, माइग्रेटरी इनका आते हैं। जैसे अभी ये पंजाब से आते हैं, ये पोंग वाले एरिया में सारे ये गुज्जर्स हैं। ये वैक्सीनेशन करने में इनके थोड़ा इशू आते हैं कि ये वैक्सीनेशन कराने में मतलब इनको थोड़ा बहुत है कि वैक्सीनेशन नहीं करानी। इनको मोटिवेट करके फिर थोड़ा बहुत इनका वो करते हैं कि करवाओ, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स को हो गई है। बात वही होती है वैक्सीनेशन की कि सुरक्षा चक्कर छूट गया तो फिर है ना, एक भी एनिमल छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। तो उसी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का फायदा तभी होता है जब 100% वैक्सीनेशन हो। तो अभी ये जो प्रोग्राम हमारे चले हैं उसमें इतना तो हमें मतलब 2-3 सालों से हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया कि अब लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। भेड़ बकरियों के केस में भी शुरू में हमें वैक्सीनेशन करवाने में बड़ी मुश्किल आती थी, लेकिन अब हमारे शेफर्ड्स भी काफ़ी मतलब अवेयर हो चुके हैं। अब वो खुद आके भी, अब तो हमने रिस्पॉन्स देखा कि लोगों ने खुद आके किया कि हमारा छूट गया, हमारे फ्लॉक को नहीं हुई है वैक्सीनेशन। तो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं अब, क्योंकि इनको भी अब ये हुआ कि जैसे 2 सालों से कंटिन्यूस वैक्सीनेशन जैसे PPR रोग की हो रही है, तो इनके फ्लॉक्स में ये आउटब्रेक्स नहीं हुई, तो इनको भी लग रहा है कि वैक्सीनेशन अब करवानी चाहिए, तो इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग। और सब्सिडीज जानवर किसी ने खरीदना हो, सब्सिडी वगैरह भी है किसी? देखिए सब्सिडी की स्कीमें वैसे अलग अलग स्कीमें आती हैं टाइम टू टाइम, पर इसमें तो विभाग के पास ऐसी सब्सिडाइज रेट में देने वाली ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जिसमें पशु सब्सिडाइज हो गया है। लेकिन प्रेगनेंसी राशन जो गाभिन पशु होता है ना, उसको प्रेगनेंसी राशन वो सब्सिडाइज रेट पे मिलता है 50% सब्सिडी पे। तो उसमें जनरल BPL और SC BPL कैटेगरी के जो पशु हैं ना, उनको जो उनके एनिमल की प्रेगनेंसी का लास्ट के अंतिम 3 महीने होते हैं उसके लिए फीड दी जाती है। 3 किलो फीड रोज की पर डे के हिसाब से उनको एक जो बेनिफिशियरी है उसको 6 बैग दिए जाते हैं सब्सिडाइज रेट पे। तो वो स्कीम हमारे पास आती है और उसमें हर साल जितना भी हमारा टारगेट होता है उसमें लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं, और तो काफ़ी अच्छा उसमें। भेड़ बकरियों की तो अभी हमारे पास सब्सिडाइज फीड का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास इंश्योरेंस का है।
इंश्योरेंस हो रही है भेड़ बकरियों की, उसमें इंश्योरेंस तो बहुत कम रेट पे हो रही है। जैसे हमारी ये जो APL कैटेगरीज है उनमें तो 60% सब्सिडी पे, और जो BPL है उनकी उनमें 80% सब्सिडी पे। तो जितना मतलब 1 साल की या 5 साल की इंश्योरेंस हो रही है, तो जैसे भेड़ या बकरी की कीमत मैक्सिमम 8,000 डालते हैं, तो उसका जो प्रीमियम बन रहा है, प्रीमियम रेट है, जैसे 1 साल का प्रीमियम अलग है, 3 साल का प्रीमियम रेट का अलग है। मतलब कंपनीज के साथ MOU हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और फिर वो जो प्रीमियम बनता है उसकी 60% सब्सिडी जो है वो APL और 80% सरकार दे रही है, 40% शेयर जो फार्मर दे रहा है, और उसमें 20% शेयर दे रहा है। तो बहुत कम नॉमिनल से रेट्स हैं। बड़ा नुकसान होता था किसी। हाँ, तो मतलब उसमें ये होता है कि जैसे जब कोई ऐसी पशु की डेथ हो जाती है तो उनको फिर वो जो उनकी फुल कॉस्ट डाली हुई है इंश्योरेंस के टाइम, वो उनको कंपनी देती है। ये जो बड़े पशु हैं हमारे गाय भैंस, उनमें भी इंश्योरेंस की स्कीम चली हुई है, वो भी चली हुई है अभी। एक और चीज़ है कि जियो टैगिंग की गई जानवर है ना, टैग जो लगाते थे, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमने देखा कि लोगों ने फिर भी गाय वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया, तो उसका क्या रीज़न था? रीज़न तो देखिए ऐसा है ना कि हमारी तो अब जैसा है कि ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारा चला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे जितने भी पशु हैं सभी को टैग लगेंगे। और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है हमारे गाय भैंसों में, जो मेन काम है वो तभी होगी जब वो पहले उसकी टैगिंग होगी, और वो एक नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन हमारा पोर्टल है, NDLM पोर्टल, उस पे सारे एनिमल्स की रजिस्ट्रेशन होती है। टैग से टैग नंबर डाल के, आधार और फ़ोन नंबर डाल के वो लिंक हो जाता है सारा। मतलब हर पशु की रजिस्ट्रेशन जो है वो उस पोर्टल पे हो रही है, NDLM पोर्टल पे हो रही है। तो पशु तो हर एक रजिस्टर हो जा रहा है। और पर उसके बाद ये है कि जो लोग छोड़ रहे हैं, इसमें ऐसा है कि जो पनिशमेंट का जो शुरू में रखा था कि पशु जो आवारा छोड़ेंगे, जो रोड पे टैग वाले पशु होंगे, उनको जो पनिशमेंट का रखा था पंचायती राज एक्ट, जब उसमें हुआ था प्रोविज़न कि ये जो दंड का प्रावधान था वो पंचायतों और म्यूनसिपल कमेटीज़ को दिया था कि वो उसमें अगर फाइन करना चाहें तो अब ऐसे पशुओं को उनकी पहचान करके, पहचान तो डिपार्टमेंट कर देगा, टैग से पहचान हो जाती है मालिक की, लेकिन जो उसको दंडित करने का पावर है वो पंचायतों के पास है। तो हमारे डिपार्टमेंट के पास तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारे डिपार्टमेंट का काम यही है कि टैग लगाना है, और टैग से ही उसको मतलब ये है, उसको अब जो वैक्सीनेशन है वो भी तभी हो पाती है जब टैग लगा, और अपलोडिंग तभी होगी। मतलब हर चीज़ की अपलोडिंग हो रही है पोर्टल पे, और वो बिना टैग की होगी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम कुछ ऐसा है कि मतलब उसमें अभी तक कुछ एक्शन हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से लोग छोड़ दे रहे हैं। जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल हो रहा है, खास करके हमारे बैलों का, तो अब आपको पता ही है कि बैल जो है हमारे ऑफ नो यूज़ हो गए हैं जब से हमारे ट्रैक्टर्स और ये सारे चल पड़े हैं, तब से बैलों का यूज़ रहा नहीं है। तो मेल एनिमल्स का तो अब ऐसा है कि वो लोग मैक्सिमम छोड़ दे रहे हैं। तो वही ज़्यादातर एनिमल है या नॉन प्रोडक्टिव फीमेल है जिनका किसी वजह से वो प्रोडक्शन में नहीं है, तो उनको लोग छोड़ दे रहे हैं। तो वजह तो यही है। बाकी वैसे तो हम वही है, टाइम पे जब अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं उसमें सारों लोगों को हम यही बताते हैं कि मतलब लोगों मतलब जो अपने पशु हैं उनको ऐसे आवारा ना छोड़ो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ये पशु आवारा, फिर हमारा किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। तो है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू। चीज़ पूछनी आपसे कि जैसे मान लो कि जंगली जानवर किसी ने खेतों में उजाड़ कर दिया, तो उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कि जो नुकसान हो उसको मिल सकता है, फंड वगैरह, पैसे वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा विभाग के पास है तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जी। या जंग फेंसिंग के लिए कुछ ऐसा? ना, डिपार्टमेंट का नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो फेंसिंग का होता है, पर हमारे विभाग के पास ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक और चीज आती है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जानवर का एकदम से, है ना, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि कोई भी जो लोग देख रहे हैं वो क्या करें एकदम से? हम तो सभी को यही कहना चाहेंगे कि जो भी अगर ऐसे पशु को किसी को घायल देखता है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो वो नज़दीकी जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कांटेक्ट करे। तो हमारा स्टाफ उसी टाइम जाके उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। बस साथ में थोड़ा सा लोकल जो लोग हैं उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो डिपार्टमेंट कर देता है,
लेकिन पशु की फिर देखभाल, क्योंकि पशु को ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उसको रेगुलर क्योंकि पशु बैठ गया है तो उसको एक प्रॉपर शेल्टर भी चाहिए कि सर्दी बारिश से उसका बचाव भी हो और उसको खाने को भी मिले, घास पानी भी उसको मिले। तो थोड़ा सा लोकल लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखा के मतलब वो उस एनिमल के केयर करने का जिम्मा उठाएं, क्योंकि विभाग के पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है कि विभाग उस पशु को मतलब अपने कहीं रख सके या कुछ ऐसा। जी, मैं उसके बाद एक और, जैसे आपका टोल फ्री नंबर है, तो टोल फ्री नंबर से उससे क्या लोग फायदा उठा सकते हैं या कब करना चाहिए कॉल? टोल फ्री नंबर हमारा ये जो 1962 है, पशु संजीवनी, ये जो हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट अभी हमारे शुरू हुए लास्ट ईयर से, पूरे स्टेट में 44 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स दिए गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिला कांगड़ा में 7 मोबाइल वेटनरी यूनिट है, ब्लॉक लेवल पे है ये, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इन जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसके लिए ये टोल फ्री नंबर की सर्विसेज है। उसमें एक डॉक्टर फार्मासिस्ट होता है, ड्राइवर तो होता ही है। तो जैसे ही कोई भी पशु मालिक कोई किसी तरह की हेल्प लेना चाहता है, चिकित्सा लेना चाहता है, तो वो इस टोल फ्री नंबर 1962 पे भी, जानवर कोई भी हो सकता है, 1962 पे वो कॉल करेगा, कॉल बुक करेगा। वहाँ से फिर वो उस कंसर्न उस एरिया की जो मोबाइल होगी वहाँ पे वो फ़ोन कॉन्टेक्ट जाएगा, फ़ोन नंबर जाएगा और वो फिर उस केस को अटेंड करेंगे। वो टीम जो है, वो मोबाइल की टीम जो है, वो उस एरिया में जाके उस केस को ट्रीट करेगी। अगर वो मोबाइल कहीं गई हुई है, माना कि वो मोबाइल किसी दूसरे इलाके में गई हुई है और क्योंकि एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है और उसको केसेस अभी 2-3 पहले से हैं, तो जो हमारा लोकल उस एरिया का डॉक्टर है वो उन केस को अटेंड कर लेते हैं, मतलब केस वो अटेंड हो जाता है। वैसे भी हमारे स्टाफ जो ऑलरेडी डोर सर्विस तो देता ही है, हमारे डॉक्टर फार्मासिस्ट सारी मैक्सिमम डोर सर्विस होती है। हमारे हॉस्पिटल्स में तो, इंस्टीट्यूशन में तो बहुत कम केसेस आते हैं, तो वो मतलब उस केस का जो है एनिमल जो है वो ट्रीट हो जाता है। कुछ एक एनजीओ भी जुड़ी होती हैं जैसे, तो एनजीओ का कितने हेल्पफुल है, मतलब आप एनजीओज भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे देखिए अभी हमारा एक ना, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने एक प्रोजेक्ट अप्रूव कराया था लास्ट ईयर, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स ऑन स्ट्रे एनिमल्स, क्योंकि जो हमारे आवारा ये पशु रोड्स पे घूम रहे हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, रात को वो दिखते नहीं हैं, तो उनके लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था जो अंडर मिटिगेशन प्रोजेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से वो अप्रूव हो गया लास्ट ईयर। तो वो 14 लाख का प्रोजेक्ट है। उसमें हमारे 3000 पशुओं को रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लगाने का हमारा प्रोविज़न है। तो इसमें हमने एनजीओज़ को कॉन्टेक्ट किया हुआ है, तो वो एनजीओज़ भी पशुओं को रोड पे जो पशु हैं उनको लगा रहे हैं रिफ्लेक्टिव कॉलर। अभी हमारे लगभग एक 1500 के करीब रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाए जा चुके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें एक एनजीओ जैसे यहाँ पे है सद्दू बड़ग्राम वाले एरिया में, बड़ो ब्लॉक में एक एंटी टेररिस्ट फ्रंट करके जो है, वो एनजीओ के लोग जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और भी लोकल जो एनजीओज़ हैं वो सारे उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं पशुओं को पकड़ने में, क्योंकि वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि रोड पे जो बड़े बड़े पशु हैं उनको पकड़ना, फिर उनको बेल्ट लगाना। बेल्ट तो हमारा डिपार्टमेंट का स्टाफ लगाएगा, लेकिन पकड़ना तो उनको एक चैलेंज है। तो उसमें एनजीओ काफ़ी हमारी हेल्प कर रही है। साथ में यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जैसे धर्मशाला एरिया में काफ़ी एनजीओ एक्टिव हैं, तो ये जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है उसके लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं उनको पकड़ने में। उनके पास डॉग कैचर्स भी हैं, उनको पकड़ते हैं। फिर स्टरलाइजेशन में हमारे डॉक्टर्स की हेल्प भी ले लेते हैं वो बीच में, जब उनके पास ज़्यादा काम होता है तो स्टरलाइजेशन में भी वो काफ़ी कर रहे हैं काम। तो एनजीओज़ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हमें भी सहयोग दे रहे हैं। मैम, एक सफ़र रहा आपका है जॉब में जैसे, तो अभी जैसे टेक्नोलॉजीज़ का कितना योगदान रहा उसमें? टेक्नोलॉजी का तो देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि हमारा टाइम जब शुरू में तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा नहीं थी हमारे पास, डायग्नोस्टिक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और भी इतनी ज़्यादा नहीं था हमारे पास सिस्टम्स। लेकिन अब ऐसा है कि अब तो जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, अब तो काफ़ी सारी हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, फिर हमारे पास सैम्पलिंग के लिए काफ़ी है। अब हमारे पास जैसे जोनल वेटनरी हॉस्पिटल्स बन गए हैं, पॉलीक्लिनिक्स बन गए हैं। जैसे पॉलीक्लिनिक शाहपुर है हमारे पास, पॉलीक्लिनिक जेडपीएच नगरोटा भगवान जोनल वेटनरी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और जैसे एक्सरेज की फैसिलिटीज़ हो गई हैं तो लोगों के लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। ब्लड एग्जामिनेशंस हो गए हैं, सैंपल्स चेक हो रहे हैं। तो जब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ होंगी तो डायग्नोसिस में हेल्प तो नेचुरली होती है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल हो रही है।
और मैम आखिर में कुछ पूछना चाहूँगा कि अभी आप इस पोस्ट में हैं, तो अभी आपने कुछ फ्यूचर प्लान में होंगे कुछ आपके कि ऐसा कुछ किया जाए या मैं ऐसा कुछ करूँगी, मतलब डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो हमें मेरे सामने तो सबसे बड़ी चुनौती इस टाइम जो लगती है वो तो यही है कि ये जो जो हमारे आवारा पशु हैं, जी। थोड़ा सा इनके लिए हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए, जैसे अभी हमने जैसे एक ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसी तरीके से मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बने या कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जैसे मतलब ये जो समस्या है कहीं किसी लेवल पे ये थोड़ी खत्म हो, खत्म हो। और साथ में ये जो हमारे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, तो क्योंकि डॉग्स की वजह से रेबीज़ का काफ़ी मतलब थोड़ा सा खतरा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यही मेरा वो होता है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमारे पास पंचायतें थोड़े अगर हमें सहयोग करें, तो हमारे ये जो स्टरलाइजेशन ड्राइव है, इसको हम एबीसी प्रोग्राम है, इसको हम अच्छे तरीके से कर सकें और थोड़ी डॉग पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो, ताकि ये बीमारी का जो स्कोप है वो कम हो। और हमारे जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा मतलब इंटरेस्ट ले, क्योंकि आगे आगे ऐसे लग रहा है कि जैसे यंग जनरेशन का जो रुझान है ना, थोड़ा इस फील्ड में मतलब कम हो रहा है, क्योंकि लोग हर कोई मतलब बढ़िया सी वाइट कॉलर जॉब की तरफ देख रहा है। और ये काम ऐसा है कि पशुओं से जुड़ के बिल्कुल उसमें बीच में इन्वॉल्व होके काम करना पड़ता है, पर ऐसा भी नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग ना अब थोड़ा कमर्शियलाइजेशन की तरफ हो रहे हैं, कि अब जो लोग काम कर रहे हैं यंग जनरेशन, कोविड के बाद खैर थोड़ा सा वो चेंज हुआ है, क्योंकि उस टाइम जब लोगों की जॉब जो थी प्राइवेट कंपनीज वालों की, तो ज़्यादातर ऐसा हुआ कि जॉब उनकी छूट गई, तब वो आके उन्होंने अपना डेयरी का काम शुरू किया या गोटरी का काम शुरू किया, पोल्ट्री का काम शुरू किया। तब उनको थोड़ा लगा कि नहीं, इस काम में हाथ डालेंगे, आजमाएंगे तो इसमें प्रॉफिट है, और लोगों को प्रॉफिट हुआ भी है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कुछ एक सालों में आगे खास करके ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप के कल्चर है ये बढ़ेगा, और लोगों का जो इसमें रुझान है वो एनिमल हस्बेंड्री में और बढ़ेगा। और साथ में ये जो हमारा मिल्क प्लांट डगवार का है, इसका अगर ये जैसे 26 में 2026 में ये चालू हो जाने की इसके प्लान है, तो क्योंकि हमारे साथ मतलब फार्मर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि उनको मार्केटिंग की, दूध तो लोगों के पास होता था, अच्छे एनिमल भी रखे लोगों ने जिसकी कैपेसिटी 10-15 लीटर होती है, लेकिन क्या होता है कि मार्केटिंग नहीं है, दूध का रेट नहीं मिलता, तो लोग फिर उतना ज़्यादा उसमें वो नहीं करते, या 2 पशु रख सकते हैं तो वो एक ही रखते, बोलते हैं मतलब लोगों का ये होता है कि हम क्यों रखें, इतना ज़्यादा रेट तो मिलना नहीं है, लोगों ने तो वही उसी रेट में दूध चाहना है, तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे। या कई बार लोगों को हम बोलते थे कि आपका इतना अच्छा पशु है, आप इसको फीड कितने दे रहे हैं, वो बोलते थे कि जी हम 1 किलो या 2 किलो दे रहे हैं, तो हम बोलते नहीं, इतना दूध दे रहे हैं तो इसको 5-6 किलो फीड चाहिए, तब आप इसकी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं। तो वो बोलते कि क्यों बढ़ानी है हमने प्रोडक्शन, क्योंकि दूध कहाँ लेना है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे मार्केटिंग का थोड़ा सा स्कोप हो रहा है, तो लोग इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और ये कमर्शियल जो है। अगर किसी युवा ने, मान लीजिए किसी ने स्टार्ट करना हो, तो कौन सा काम ठीक रहेगा उसके लिए, मान लीजिए भेड़ का, बकरी का, या मुर्गे पालन का, या गाय का, डेयरी का, जिसे भी बात करें इसमें सारे ही काम बढ़िया हैं। डेयरी का भी, गोटरी में लोग बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं, और पोल्ट्री में, क्योंकि जैसे सुनने में है कि कुछ बकरियां मतलब साल में 2 बार भी। हाँ, अभी हमने जो लेटेस्ट हमारा गोट या आई गोट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का शुरू किया हमने, अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम अभी गोट्स के अच्छी नस्लों के टीके जो है वो हमें उपलब्ध हुए हैं। एक गोट की ब्रीड होती है बीटल और जमुनापारी, उसके टीके हमें अभी उपलब्ध हुए हैं, और उसमें हमने अपने डॉक्टर्स को अब ट्रेनिंग दे दी गोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। तो अब हमारे जैसे 11 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमने ये स्ट्रा दे दिए हैं, टीके दे दिए हैं। अब वहाँ पे लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी जो बकरियां हैं उनको ये टीके लगाओ, अच्छी नस्ल के टीके लगाओ, ताकि आपके पास अच्छे बच्चे जो है बकरियों के वो तैयार हों, जिनकी जो है मीट प्रोडक्शन भी अच्छी है, बढ़िया है, और दूध की कैपेसिटी भी उनकी बढ़िया है। तो इस तरह की अगर बकरियां पालेंगे लोग, तो नेचुरली उनको इकोनॉमिकली फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा, हमारा ये जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर भी हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है, वो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें जैसे
बड़े यूनिट्स हैं, जैसे 100 बकरियां एक बकरे का यूनिट है, या 200 बकरियां 10 बकरे का यूनिट होता है, उसके लिए लोन की फैसिलिटी है। मतलब वो सारा ऑनलाइन होता है, प्रोसेस में है। उसमें फिर 50% कैपिटल सब्सिडी है। और गोटरी के केस में तो लगभग 50 लाख, मतलब 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट बना सकता है। अगर किसी ने बड़ा प्रोजेक्ट करना, बड़ा प्रोजेक्ट जैसे 500 बकरियां और 25 बकरी जी, उसमें 50% सब्सिडी भी है। 25 लाख तक की, ना 50 लाख तक की बकरियों के केस में। और अगर आप पिगरी का काम करना चाहते हैं तो पिगरी के केस में 25 लाख तक सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी। और पोल्ट्री का भी, पोल्ट्री में भी 30 लाख तक कैपिटल सब्सिडी। और मैम डेयरी वगैरह में, गाय वगैरह में? डेयरी का एनएलएम में नहीं है। डेयरी में और स्कीम्स हैं, और शायद कुछ और प्रोजेक्ट्स भी डेयरी में आ रहे हैं जल्दी। कुछ अभी हमारे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी शायद कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे। पहले एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्वावलंबन योजना थी, उसमें डेयरी का था। हाँ जी, उसमें डेयरी का था। और भी अभी भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है डेयरी का, तो शायद वो जल्दी आ जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट का इस टाइम डेयरी का ऐसा सच नहीं है। डिपार्टमेंट में गोटरी, पोल्ट्री और पिगरी इसका है। तो लोग इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे मतलब नूरपुर वाले एरिया में तो हमारा पोल्ट्री का बहुत अच्छा काम चला हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो लोगों को इसमें वो है कि वो फार्म्स के साथ, कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया होता है, वही उनको प्रोवाइड करते हैं चिक्स, वही उनको उठा लेते हैं चिक्स को, मार्केटिंग वही करते हैं, मेडिसिन, उनकी वैक्सीनेशन, सारा कुछ मतलब उनको टाइमली प्रोवाइड हो जाता है। तो लोग बड़ा अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी स्कीम्स में भी लोग बढ़ चढ़ के मतलब आ रहे हैं कि हमें मतलब स्कीम चलानी है। तो मेरे को लगता है कि आगे फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मतलब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मतलब उस तरीके से सोच रही है कि अब उतने पशुओं, ज़्यादा पशुओं रखने का वो नहीं रहा कि जैसे पहले 8-10 पशु होते थे घर में। अब लोग 1 या 2 रख रहे हैं, लेकिन बढ़िया क्वालिटी की, और उनसे अच्छी प्रोडक्शन लेना है। तो इस तरीके से स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे शेड वगैरह के लिए होती है सब्सिडीज? ये कैपिटल सब्सिडी इसमें शेड के लिए है, शेड के लिए और एनिमल्स के लिए। जी मैम, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपने सभी पशुपालक भाइयों बहनों को यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका आप बढ़ चढ़ के फ़ायदा लिया करें। पशुओं की इंश्योरेंस अपने ज़रूर करवाएं, क्योंकि लोग पशुओं की इंश्योरेंस कराने में उस टाइम थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि थोड़ा प्रीमियम तो देना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि वो आपका पशु 3 साल के लिए फिर वो सिक्योर हो जाता है कि। और दूसरा, ये जो वैक्सीनेशन वगैरह की जो प्रोग्राम है विभाग के, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और डेयरी सेक्टर में और पोल्ट्री सेक्टर में, गोटरी में आप मतलब काम करें, ताकि आप लोगों की इनकम जनरेशन का भी साधन बने, और हमारी जो पशुपालन विभाग की जो गतिविधियां हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहें, और यंग जनरेशन जो है वो इस काम में थोड़ा रुचि ले। तो डेफिनेटली मतलब हमारा, क्योंकि पशुपालन होगा तभी एग्रीकल्चर अच्छा चलेगा। तो अच्छी चीज़ें खाएंगे तो अच्छे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा दूध होगा, क्योंकि दूध, प्रोटीन, अंडे से प्रोटीन मिलेगी। दूध और अंडा ऐसी चीज़ है जो मतलब ऐसी जो हमारे लिए एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, तो वो पशुपालन से ही संभव है। जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद।